नवंबर को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में एक्सप्लोजन हुआ। इस ब्लास्ट में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक अन्य घायल हो गए, जिससे यह हाल के दिनों में दिल्ली की सबसे डेडली टेरर इंसिडेंट्स में से एक बन गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह घोषणा की कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद और अलकायदा एफिलिएटेड अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक इंटर स्टेट एंड ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। कुछ हफ्ते पहले 17 अक्टूबर को श्रीनगर के नवगाम इलाके में कई स्थानों पर उर्दू में छपे पोस्टर्स दिखाई दिए। उन्होंने स्थानीय निवासियों से पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल के साथ सहयोग न करने और उन्हें अपनी दुकानों में बैठने की जगह न देने की अपील की थी। एक लोकल मौलवी इरफान अहमद ने पोस्टर चिपकाने को कहा था। ये पोस्टर ही थे जिसने इस नेटवर्क को बस्ट करने में मदद की, क्योंकि डॉक्टरों का कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। 5वीं कक्षा के ड्रॉप आउट मौलवी जो धार्मिक प्रवचन देता था को डॉक्टरों से बात करने में दिलचस्पी क्यों होगी। डॉक्टर नबी हाईली रेडिकलाइज्ड हो चुके थे और उन्होंने डॉक्टर घनाई को समझाया कि सिस्टम बदलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मेन सेंटर 3 डॉक्टर है जो अलेजेडली टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म यानी प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स द्वारा अपनी प्रोफेशनल लेजिटिमेसी, एकेडमिक नेटवर्क्स एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज को वायलेंट एंड्स के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। ज़कात जो इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, मुस्लिम्स को गरीबों के वेलफेयर के लिए अपनी इनकम का एक पार्ट डोनेट करने को ओब्लाइज करती है। जब मिलियंस ऑफ पीपल सिंसियरली कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ सो कॉल्ड चैरिटेबल बॉडीज इन फंडों को टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए डाइवर्ट कर देती है। यहाँ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड एम्बुलेंस को ऑपरेट करने का दावा करके डोनेशंस इकट्ठा करता है, लेकिन मनी का सब्सटेंशियल पोर्शन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स को फंड करने और यूथ यानी युवाओं को रेडिकलाइज बनाने और पूरे भारत में हमलों में इस्तेमाल होने वाले आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स की खरीद के लिए इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान के वास्ट एरियाज पर तालिबान, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क का कंट्रोल या प्रभाव है। ये समूह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के साथ अफीम की खेती करते हैं और लेबोरेटरीज चलाते हैं जहां अफीम को हीरोइन में बदला जाता है। इस हीरोइन को फिर पाकिस्तान, ईरान और भारत के रास्ते यूरोप, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में स्मगल किया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म टेरर फाइनेंसिंग का मोस्ट डेंजरस एंड सस्टेन्ड फॉर्म ऑफ फंड है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कई डिकेड से भारत के खिलाफ आतंकवाद के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, फाइनेंसियर एंड फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करती आई। कहा जा रहा है कि इस तिगड़ी ने स्विस मैसेजिंग ऐप थ्रीमा के जरिए कम्युनिकेशन किया, जो अपने हाई प्राइवेसी डिजाइन के लिए जाना जाता है। थ्रीमा पर भारत में बैन लगा दिया गया था अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर भी सस्पेक्ट्स VPN एंड फॉरेन प्रॉक्सीज के जरिए इसका यूज करते रहे हैं। प्रेजेंट केस में चेतावनी सिर्फ एक्सप्लोजिव्स और राइफलों के बारे में नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम, सिंपैथाइजर्स, सहानुभूति रखने वालों और फंडर्स, फंडिंग करने वालों, लॉजिस्टिशियंस, रसद उपलब्ध कराने वालों और रेडिकलाइजर्स, कट्टरपंथ फैलाने वालों के इनविजिबल नेटवर्क, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर OGW के नाम से जाना जाता है, के बारे में है। सऊदी अरब और UAE डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स चलाते हैं, कंबाइनिंग थेरेपी ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। क्राइम के बजाय साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्लियर जनरेशंस के विपरीत यह जेनजी कॉन्फ्लिक्ट्स को डिजिटल रूप से अनुभव करता है। गाजा, बगदाद को इंस्टेंटली और इमोशनली रूप से कंज्यूम करना, इम्पैथी को एक्सट्रीमिज्म में बदलना और भारत को इंटरडिसिप्लिनरी वर्क की आवश्यकता है जो साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, थियोलॉजी एंड सोशल साइंस को मिलाता हो, क्योंकि लड़ाई उतनी ही इंटेलेक्चुअल है जितनी की ऑपरेशनल एम्पैथी। और दूरदर्शिता से निर्देशित होने पर भारत का प्लूरलिज्म एक्सट्रीमिज्म के लिए एक नेचुरल एंटीडोट प्रदान करता है। भारत ने इनमें से कई पर अंकुश लगाया है, फिर भी प्रीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स के आइडियोलॉजिकल नेटवर्क एक ग्रे जोन बने हुए जो रिलीजियस एक्सप्रेशन की थीन लीगलिटी के भीतर काम करते हैं और वल्नरेबल माइंड्स को धीरे धीरे शेप देने के लिए सरमन्स यानी उपदेशों और सोशल मीडिया का यूज करते हैं। आतंक एक्सक्लूजन से पनपता है। इसके आतंक के अपील का जवाब इंक्लूजन, डायलॉग एंड अपॉर्चुनिटी में निहित है। किसी भी कम्युनिटी को टारगेटेड फील नहीं होना चाहिए, किसी भी फेथ को गिरा हुआ नहीं महसूस करना चाहिए। इंडियाज प्लूरलिज्म इज इट्स अल्टीमेट शील्ड।
अब देखते हैं आतंकवाद में जो डिजिटल ट्रेड का खतरा। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक कार एक्सप्लोजन जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक में एडवांस डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट के इस्तेमाल का उजागर किया गया। यहाँ एक गंभीर चेतावनी है कि काउंटर टेररिज्म की नेक्स्ट फ्रंटियर सिर्फ फिजिकल टेरेन पर ही नहीं बल्कि इंक्रिप्टेड और डीपली प्राइवेट डिजिटल स्पेसेस में भी लड़ी जाएगी। अब तक की कहानी। दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुए कार एक्सप्लोजन की जांच ने एक चिलिंग डायमेंशंस स्तब्ध करने वाला पहलू उजागर किया है। मॉडर्न टेरर मॉड्यूल अब केवल आइडियोलॉजिकल या लॉजिस्टिक नेटवर्क का ही एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसे हमलों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करने के लिए एडवांस्ड डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट का लाभ भी उठा रहे हैं। जहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सभी लीड्स को वेरीफाई कर रहे हैं, वहीं जांच से सामने आ रहे नए खुलासे इस वेल एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक रिसर्च को पुष्ट करते हैं कि वायलेंट एक्टर्स सर्विलेंस से बचने के लिए इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स एंड स्पाई स्टाइल कम्युनिकेशन का एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। 10 नवंबर को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 में कार एक्सप्लोजन हुआ। इस ब्लास्ट में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए, जिससे यह हाल ही के दिनों में दिल्ली की सबसे डेडलिएस्ट टेरर इंसिडेंट्स में से एक बन गई। यह ब्लास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त में इंडिपेंडेंस डे स्पीच देने के स्थान से केवल 500 मीटर से भी कम दूरी पर हुआ था। उन्होंने घोषणा की थी कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक न्यू नॉर्मल स्थापित हो गया है। लाल किले के सामने ब्लास्ट, जिसे 12 नवंबर को आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना एन एक्ट ऑफ टेरर घोषित कर दिया गया, एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 एंड सेक्शन 1031 पनिशमेंट फॉर मर्डर 1091 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की। इंडियन अथॉरिटीज ने तेजी से इस घटना को एक साधारण दुर्घटना के बजाय एक टेररिस्ट अटैक मानते हुए इन्वेस्टिगेशन काउंटर टेररिज्म लॉज के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को सौंप दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत बनी इस एजेंसी का काम टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी और देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर असर डालने वाले दूसरे थ्रेट्स से जुड़े ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करना और उनसे निपटना है। ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से फरीदाबाद जिले के फतेहपुर तागा गांव के एक कमरे में छापे के दौरान 12 सूटकेस से भरा 360 किलोग्राम इनफ्लेमेबल मटेरियल संभवतः अमोनियम नाइट्रेट, एक क्रीवो राइफल, मैगजीन, वॉकी-टॉकी, टाइमर और बैटरियां बरामद की हैं। गुप्ता ने कहा कि यह सामान उस कमरे से बरामद किया गया था जहां 32 वर्षीय मुजम्मिल अहमद गनाई 15 दिन पहले रहने आया था। गनाई दोज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बने अस्पताल के इमरजेंसी विंग में एक जूनियर डॉक्टर है। बाद में सूत्रों ने बताया कि कमरा डॉक्टर गनाई ने ही किराए पर लिया था। 30 अक्टूबर को पुलिस ने कॉलेज से डॉक्टर गनाई को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा अफिलिएटेड अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक इंटर स्टेट एंड ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गनाई और एक अन्य डॉक्टर अदिल अहमद रदर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर पहुंचने में डॉक्टर गनाई ने मदद की थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 15 दिनों के दौरान 2900 किलोग्राम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मेकिंग मटेरियल जब्त की है। पुलिस ने डॉक्टर रदर को 5 नवंबर को सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया, जहां वे एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। विस्फोट के बाद की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाया कि डॉक्टर उमर उल नबी, जो अल फलाह में कार्यरत थे, पुलिस द्वारा वांटेड घोषित थे, 7 अक्टूबर से लापता थे और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। उसी सफेद कार को चला रहे थे जो उस दिन एक्सप्लोजन के बाद आग की लपटों से गिर गई थी। वह इस घटना में मारे गए। बाद में प्राप्त सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि वह 10 नवंबर को सुबह 8:04 पर साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर टोल प्लाजा से नेशनल कैपिटल में दाखिल हुए। सूत्रों के अनुसार कार पहली बार सुबह लगभग 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर देखी गई। डॉक्टर नबी ने वाहन को दोपहर 3:19 से शाम 6:22 तक रेड फोर्ट के सामने छोड़ दिया। इस बीच डॉक्टर नबी ने दिल्ली में कश्मीरी गेट, सुनहरी मस्जिद और दरियागंज जैसे कई स्थानों के पूर्व छानबीन की। जब उन्होंने एक काले मास्क पहनकर टोल टिकट खरीदा तो कैमरों ने पिछली सीट पर एक बड़ा बैग दिखाया था।
सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि डॉक्टर नबी घबरा गए, उन्होंने बम को जल्दबाजी में ट्रिगर कर दिया क्योंकि वह ठीक से असेंबल नहीं था, वह लूजली असेंबल था। एक्सप्लोजिव से लदी कार से उनके शरीर का केवल एक हिस्सा ही बरामद किया जा सका। बाद में इसकी मैच साउथ कश्मीर के पुलवामा में रहने वाली उनकी मां के डीएनए नमूने से की गई। अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर नबी ही विस्फोट के मास्टरमाइंड प्रतीत होते हैं। पोस्टर्स दैट गेव इट अवे, पोस्टर्स जिन्होंने इसका राज खोला। इससे कुछ हफ्ते पहले 17 अक्टूबर को श्रीनगर के नवगाम इलाके में कई स्थानों पर उर्दू में छपे पोस्टर दिखाई दिए। उन्होंने स्थानीय निवासियों से पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल के साथ सहयोग न करने और उन्हें अपनी दुकानों में बैठने की जगह न देने की अपील की थी। इन पोस्टरों ने जम्मू कश्मीर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के एक सीनियर ऑफिसर की क्यूरियोसिटी जगाई और उन्होंने लोकल पुलिस को इनकी जांच करने को कहा। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने 3 लोगों आरिफ निसार डार, यासिर उल अशारी और मगूद अहमद को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक लोकल मौलवी इरफान अहमद ने पोस्टर चिपकाने को कहा था। जब मौलवी से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और पुलिस को गांदरबल के एक व्यक्ति जमीर अहमद अल टांगर उर्फ मुला कला तक पहुंचाया, उसके पास एक पिस्तौल थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने मौलवी के फोन की जांच की तो पाया कि वह तीनों डॉक्टरों, डॉक्टर घनाई, डॉक्टर अदर और डॉक्टर नबी के संपर्क में था। इसने संदेह पैदा कर दिया 5वीं कक्षा के ड्रॉप आउट जो धार्मिक प्रवचन देता था उसको डॉक्टरों से बात करने में दिलचस्पी क्यों होगी। मौलवी अहमद को डॉक्टरों ने दूसरों को रेडिकल बनाने के लिए शामिल किया था। डॉक्टर गनाई ने ही उसे ये पर्चे वितरित करने को कहा था। मौलवी की पहली मुलाकात डॉक्टर गनाई से 2023 में तब हुई थी जब वह इलाज के लिए किसी के साथ श्रीनगर के एक सरकारी हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर नबी हाईली रेडिकलाइज्ड हो चुके थे और उन्होंने डॉक्टर गनाई को समझाया कि सिस्टम बदलना चाहिए। वह प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से नाराज थे और इस्लामिक लॉ स्थापित करना चाहते थे। वे पिछले 6 महीनों से मार्केट में आसानी से उपलब्ध फर्टिलाइजर्स के रूप में अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया जमा कर रहे थे। अन्य दो डॉक्टरों, डॉक्टर गनाई और डॉक्टर रदर ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर नबी के निर्देशों पर काम किया। वह जानते थे कि कॉन्कोशन यानी मिश्रण का उपयोग कब और कैसे करना है। डॉक्टर होने के नाते उन्हें केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी थी और बम बनाने के लिए जिन अधिकांश वस्तुओं का उपयोग करने की योजना बनाई थी वे ओपन मार्केट से भी खरीद सकते थे। यह योजना पिछले 2 सालों से चल रही थी। स्क्रूटनी से बचने और सेकंड बेस क्रिएट करने के लिए डॉक्टरों ने जो कश्मीर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे फरीदाबाद और सहारनपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर हो गए। यहाँ विचार करना इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्टर ही थे जिसने इस नेटवर्क को बस्ट करने में मदद की, क्योंकि डॉक्टरों का कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ऑफिशियल्स ने शोपिया के एक आतंकवादी से डॉक्टर नबी को मिली एक AK-47 राइफल बरामद की। 8 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक अन्य डॉक्टर शाहीन सईद की कार से एक AK-47 राइफल बरामद की। वह डॉक्टर गनाई की करीबी दोस्त थी और जानती थी कि उनकी कार का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव ले जाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके छोटे भाई डॉक्टर परवेज सईद अंसारी को सहारनपुर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ऑफिशियल्स कहते हैं शुरुआत में उन्हें खुशी हुई थी कि हथियार बरामद कर लिए थे, लेकिन 9-10 नवंबर को जब डॉक्टर घनाई के किराए के परिसर पर छापा मारा तब उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। 30 जुलाई को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को ढेर करने के लिए चलाए गए एक ज्वाइंट काउंटर टेरर एफर्ट ऑपरेशन महादेव के बारे में संसद सदस्यों को जानकारी देते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि पिछले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में कोई भी लोकल आतंकवादी समूह में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मारे गए लोग सभी फॉरेनर्स थे। इन्वेस्टिगेटिंग वेयरअबाउट्स। अब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन की प्रेजेंट स्टेटस का। इन्वेस्टिगेशन का मेन सेंटर 3 डॉक्टर है जो अलेजेडली टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई और डॉक्टर शाहीन शाहिद। इन जिन सभी का फरीदाबाद स्थित अल फला यूनिवर्सिटी से लिंक बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार ये व्यक्ति अटैक की ऑपरेशनल प्लानिंग बनाने में डीपली इन्वॉल्व थे। ऑफिशियल्स का कहना है कि वे अभी तक टारगेट ऑफ द अटैक या आतंकी हमलों की प्लान्ड डेट्स का स्पष्ट रूप से पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं। एक ऑफिशियल्स कहते हैं डॉक्टर नबी का एजुकेशनल रिकॉर्ड शानदार था। वह कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर में से एक थे। उन्होंने अपने मेडिकल कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन वह फंड्स जुटा रहे थे और पाकिस्तान में स्थित उनके हैंडलर के संपर्क में थे। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक प्रेस रिलीज में कहा गया, यह ग्रुप इंडोक्ट्रिनेशन
कोऑर्डिनेशन, फंड मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स के लिए एनक्रिप्टेड चैनल्स का उपयोग कर रहा था। फंड्स रेज किए गए थे प्रोफेशनल और एकेडमिक नेटवर्क के माध्यम से, सोशल चैरिटी कॉजेज के ढोंग के तहत। और ऑफिशियल्स ने यह भी जोड़ा कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने वाली जांच और ऑपरेशंस को शुरू में गोपनीय रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर नबी और अन्य को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिचुएशंस बदल दी। पुलिस ने अन्य राज्यों को डॉक्टर नबी के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय मामले की गंभीरता का पता नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा एक दिन पहले कर दी गई थी और यह खबर सभी मीडिया में फैल गई थी। पॉसिबली यही रीजन था कि 10 नवंबर को डॉक्टर नबी शहर भर में भटकते रहे। पुलिस को नहीं पता कि उनके पास कितना विस्फोटक था, कितना एक्सप्लोजिव मटेरियल था। ऑफिशियल्स कहते हैं द नोशन ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म यानी प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स द्वारा अपनी प्रोफेशनल लेजिटिमेसी, एकेडमिक नेटवर्क्स एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज को वायलेंट एंड्स के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना हमें रेडिकल माइंडसेट पर रीथिंक करने के लिए बाउंड करती है। इसे एकेडमिक नेटवर्क्स के माध्यम से भी समझा जा सकता है, एकेडमिक फ्रेमवर्क के माध्यम से भी समझा जा सकता है। रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी, यह थ्योरी बताती है कि एक्सट्रीमिज्म नेसेसरीली इमेंस पॉवर्टी से नहीं, बल्कि एक सेंस से प्रेरित होता है कि उनके ग्रुप को स्वयं को एस्टाब्लिश करने की आवश्यकता है। यह एक अनुभूत असमानता और हानि की भावना है। सेकंड वन इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। यह थ्योरी समझाती है कि किस प्रकार ग्रीवेंसेस यानी शिकायतों को एक ऑल इनकम्पासिंग आइडेंटिटी की खोज में चैनल किया जा सकता है। इन मामलों में एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन एक एक्सट्रीमिस्ट हायर पर्पस वाली आइडेंटिटी के सबऑर्डिनेट हो सकता है। अब देखेंगे अपन द चैनल ऑफ फाइनेंसिंग टेरर नेटवर्क्स। फर्स्ट वन इज दान राशि का दुरुपयोग। रिलीजन और कंपेशन का उद्देश्य ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टेरर को फंड करने के लिए इनका मिसयूज करते हैं। ज़कात जो इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, मुस्लिम्स को गरीबों के वेलफेयर के लिए अपनी इनकम का एक पार्ट डोनेट करने को ओब्लाइज कर दी है। जब मिलियंस ऑफ पीपल सिंसियरली कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ सो कॉल्ड चैरिटेबल बॉडीज इन फंडों को टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए डाइवर्ट कर देती हैं। कई पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी के बहाने काम करते हैं, लेकिन वो रियल में टेरर आउटफिट्स के फ्रंट से। लश्कर ए तैयबा एलईटी का मोर्चा संगठन जमात उद दवा इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। यह हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड एम्बुलेंसेस को ऑपरेट करने का दावा करके डोनेशंस को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इस मनी का एक सब्सटेंशियल पोर्शन पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप्स को फंड करने, यूथ यानी युवाओं को रेडिकलाइज बनाने और पूरे इंडिया में हमलों में इस्तेमाल होने वाले आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स की खरीद के लिए इस्तेमाल होता है। जब जेयूडी इंटरनेशनल स्क्रूटनी में आया तो उसने एक और फ्रंट फलाह है इंसानियत फाउंडेशन FIF बनाया, ताकि ह्यूमैनिटेरियन डिस्गाइज रूप में अपनी एक्टिविटीज जारी रख सके। इसी तरह जैश ए मोहम्मद अपने सो कॉल्ड चैरिटी आर्म्स अल रहमत ट्रस्ट ART के थ्रू मनी को चैनल करता है, जिसको हेड इसका चीफ मौलाना मसूद अजहर करता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एजुकेशन के बजाय इंडोक्ट्रिनेशन यानी वैचारिक जबरदस्ती के एम से मदरसों को बनाने में भारी इन्वेस्ट करते हैं। इनमें से कई पर्टिकुलरली भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश बॉर्डर्स के साथ हार्ड लाइन सलाफी स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित टीचर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के कवर के तहत वे वल्नरेबल यूथ को इंडोक्ट्रिनेट यानी कि वैचारिक रूप से रेडिकलाइज बनाते हैं और उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कोजेस के लिए रिक्रूट करते हैं। गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से बने गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र वर्ल्ड के लार्जेस्ट नार्कोटिक्स प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक बना हुआ है। अफगानिस्तान के जो मेजोरिटी एरियाज है, वॉस्ट एरियाज पर तालिबान, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क का कंट्रोल या प्रभाव है। ये समूह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के साथ अफीम की खेती करते हैं और लेबोरेटरीज चलाते हैं, जहां अफीम को हेरोइन में बदला जाता है। इस हेरोइन को फिर पाकिस्तान, ईरान और भारत के रास्ते यूरोप, अफ्रीका और अन्य एरियाज में स्मगल किया जाता है। इस ट्रेड से होने वाला मुनाफा एक इनॉर्मस अमाउंट है और इसका सिस्टमेटिकली रूप से टेररिस्ट ऑपरेशंस को फंड करने के लिए यूज किया जाता है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ड्रग कार्टेल और क्रिमिनल सिंडिकेट्स के साथ एक पार्टनरशिप में इस नार्को टेरर नेटवर्क में से एक की रोल निभाती है। इसका इम्पैक्ट 2 फोल्ड है। ड्रग एडिक्शन सोसाइटीज को कमजोर करती है, जबकि प्रॉफिट्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देता है। क्राइम, मनी एंड एक्सटॉर्शन
क्राइम, मनी एंड एक्सटोर्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनकम का एक और कन्वीनियंट सोर्स है। फिरौती के लिए किडनैपिंग, एक्सटोर्शन और प्रोटेक्शन मनी रैकेट्स आमतौर पर फंड्स जुटाने के लिए यूज की जाती है। इंडियन मुजाहिदीन ने फिरौती के पैसे से अपने ऑपरेशंस को, बॉम्बिंग्स को फंड किया। इसी तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI चैरिटी के बहाने इकट्ठा किए गए एक्सटोर्शन और जबरन दान के माध्यम से फंड्स जुटा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिज्म के बीच इस फ्यूजन को क्राइम टेरर नेक्सस कहा जाता है। क्रिमिनल सिंडिकेट्स लॉजिस्टिक सपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल प्रदान करते हैं, जबकि टेररिस्ट मैन पावर और प्रोटेक्शन की सप्लाई करते हैं। ऐसा कोऑपरेशन दोनों नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बनाता है और इन्फोर्समेंट को कहीं अधिक डिफिकल्ट बना देता है। ISI इन्वॉल्वमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म टेरर फाइनेंसिंग का सबसे मोस्ट डेंजरस और सस्टेन्ड फॉर्म है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कई डिकेड से भारत के खिलाफ आतंकवाद के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, फाइनेंसियर एंड फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर दिया है। जबकि कुछ फंड्स सीधे स्टेट के सीक्रेट अलोकेशन से आते हैं, अधिकांश फंड्स नारकोटिक्स ट्रेड, आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिट करेंसी जैसी इलिसिट एक्टिविटीज के माध्यम से जनरेट होता है। What were the major findings? अब तक जो कुछ चौंकाने वाले पहलू सामने आए उनमें से शामिल है कि फर्स्ट इज इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। कहा जा रहा है कि इस तिगड़ी ने स्विस मैसेजिंग ऐप थ्रीमा के जरिए कम्युनिकेशन किया, जो अपने हाई प्राइवेसी डिजाइन के लिए जाना जाता है। थ्रीमा को रजिस्टर करने के लिए फोन नंबर या ईमेल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह यूजर्स को एक रैंडम यूजर ID प्रदान करता है जो किसी भी पर्सनल आइडेंटिफायर से जुड़ी नहीं होती है। इन्वेस्टिगेटर्स को संदेह है कि तीनों एक्यूज्ड ने अपना प्राइवेट थ्रीमा सर्वर्स एस्टैब्लिश किया, जिससे एक क्लोज्ड आइसोलेटेड नेटवर्क बनाया होगा, जिसके थ्रू वे मैप्स, लेआउट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस शेयर करते थे। यह सर्वर विद इन इंडिया या अब्रोड होस्ट किया गया हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग एज और टू इट्स ओरिजिन। थ्रीमा की आर्किटेक्चर डिटेक्शन से बचने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह एंड टू एंड एनक्रिप्शन, नो स्टोरेज ऑफ मेटा डेटा और दोनों ओर से बोथ एंड से मैसेज को डिलीट करने की अनुमति देता है। यह फीचर डिजिटल फोरेंसिक टीमों के लिए फुल कम्युनिकेशन चेन्स को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है। सेकंड इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग डेट ड्रॉप ईमेल्स, जिसे क्लासिक स्पाई स्टाइल की टेक्निक बताया जाता है। उसमें सस्पेक्ट्स एक शेयर्ड ईमेल अकाउंट, जिसे सभी सदस्य मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, का यूज अनसेंट ड्राफ्ट के जरिए कम्युनिकेट करने के लिए किया। मैसेजेस भेजने के बजाय वे ड्राफ्ट के रूप में सेव करते थे। दूसरा सदस्य लॉग इन करके उन्हें पढ़ता या अपडेट करता और फिर डिलीट कर देता था, जिससे कन्वेंशनल मेल लॉग्स पर आउटगोइंग और इनकमिंग रिकॉर्ड का कोई निशान नहीं बचता था। इस मेथड को कभी कभी डेट ड्रॉप कहा जाता है। यह खास तौर पर खतरनाक है क्योंकि यह लगभग कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ती। रिकंसिलिएशन, अम्यूनेशन, स्टॉक पाइलिंग, इंटरोगेशंस और फोरेंसिक डेटा के अनुसार एक्यूज ने हमले से पहले दिल्ली में कई बार पूर्व रेकी मिशन यानी छानबीन के मिशन चलाए थे। इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि अमोनियम नाइट्रेट, एक पावरफुल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव स्टॉक किया गया था, पॉसिबली एक लाल इकोस्पोर्ट व्हीकल के जरिए, जिसे अब सीज कर लिया गया है। किसी मोर सस्पिशियस व्हीकल के बजाय एक फेमिलियर व्हीकल के इस्तेमाल ने लॉजिस्टिक्स बिल्डअप के दौरान इस मॉड्यूल को अंडर द रडार पकड़ से बाहर रहने में मदद की होगी। ऑपरेशनल डिसिप्लिन एंड एक्सटर्नल लिंकेजेस। सोर्सेज बताते हैं कि डॉक्टर उमर, जो एक्सप्लोजन करने वाली कार के ड्राइवर बताए जाते हैं, ने अपने एसोसिएट्स की गिरफ्तारी के बाद अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और डिजिटल टाइज यानी संपर्क तोड़ लिए, जो कि अपने एक्सपोजर को लिमिट करने की एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। इसके अलावा हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ सोर्सेज का सुझाव है कि इस हमले का जैश ए मोहम्मद से लिंक है या यह एक जैश ए मोहम्मद इंस्पायर्ड मॉड्यूल के अनुरूप था। लेड कम्युनिकेशंस आर्किटेक्चर एंड इनक्रिप्टेड एप्स डेट ड्रॉप ईमेल के साथ इनफ्रीक्वेंट लेकिन सोचे समझे फिजिकल रिसेस यानी छानबीन मिशन फिजिकल रेकी इशारा करते हैं कि एक ऐसा सेल था जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी में गिनता था। वॉट अबाउट अकेडमिक स्कॉलरशिप? अब देखते हैं कि अकेडमिक स्कॉलरशिप क्या कहता है। इस हमले में यूज की गई टेक्निक सीधे तौर पर काउंटर टेररिज्म स्कॉलरशिप शोध में डॉक्यूमेंटेड पैटर्न से मेल खाती है। रिसर्चर्स ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टर्स कोऑर्डिनेट करने, फाइल शेयर करने और रिलेटिव
एनोनिमिटी रहकर प्लान बनाने के तेजी से एंड टू एंड इंक्रिप्टेड E2EE टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। थीमा जैसे ऐप जो मेटा डेटा रिटेंशन को मिनिमाइज या एलिमिनेट कर देते हैं, सर्विलेंस एजेंसीज के लिए कम्युनिकेशन ग्राफ्स रिकंस्ट्रक्ट फिर से बनाना काफ़ी मुश्किल बना देते हैं। एक प्राइवेट सर्वर चलाकर थ्रेट एक्टर सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर और एसोसिएटेड लॉ इन्फोर्समेंट टच पॉइंट्स को इफेक्टिवली बाईपास कर देता है। अनसेंट ईमेल ड्राफ्ट्स का यूज ओल्ड स्कूल स्पाई क्राफ्ट की करेक्टरिस्टिक है, जिसे डिजिटल एज के हिसाब से एडेप्ट किया गया है। यह मेथड ट्रांसमिशन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं छोड़ती है, जिससे स्टैंडर्ड सर्विलेंस या लीगल इंटरसेप्ट्स विफल हो जाते हैं। इनक्रिप्टेड एप्स, एंटी ट्रेस टेक्निक्स लाइक VPNs एंड फिजिकल ट्रेड क्राफ्ट, रेकी, मिनिमल डिजिटल फुटप्रिंट का कॉम्बिनेशन ऑपरेशनल सिक्योरिटी के जरिए एक मल्टी डोमेन अप्रोच की ओर इशारा करता है। ठीक वही चीज जिसके बारे में एकेडमिक काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट कई वर्षों से चेतावनी देते हैं। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? अब अपन देखते हैं कि इसके मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जैसे जैसे अधिक टेरर मॉड्यूल्स प्राइवेसी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजीज को अपनाएंगे, फोन टेपिंग, मेटा डेटा कलेक्शन एंड ईमेल इंटरसेप्ट्स जैसी ट्रेडिशनल सर्विलेंस लेस इफेक्टिव होती जाएगी। इससे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्वेस्टिगेटिव आर्किटेक्चर्स पर रीथिंक यानी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना चाहिए। थीमा पर भारत में बैन लगा दिया गया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर भी सस्पेक्ट्स VPNs एंड फॉरेन प्रॉक्सीज के जरिए इसका यूज करते रहे हैं। इससे पता चलता है कि केवल बैन से ऐसे एप्स के मिस यूज को रोका नहीं जा सकता। खासकर सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स द्वारा इन्वेस्टिगेटर्स को प्राइवेट सर्वर्स को ट्रैक करने, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क को रिवर्स इंजीनियर करने और ऐसे मॉड्यूल का पता लगाने के लिए मेमोरी फोरेंसिक्स लागू करने जैसी एडवांस कैपेबिलिटीज की आवश्यकता है। स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज के बिना स्टैंडर्ड डिवाइस सीजर सफिशिएंट नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि बाहरी हैंडलर्स जैसे जेम का लिंक सच साबित होता है तो यह अटैक एक वाइडर नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जिस स्तर की प्लानिंग एंड सिक्योरिटी डिसिप्लिन देखने को मिला है, वह यह इशारा करता है कि यह कोई अकेला सेल नहीं बल्कि वेल ट्रेंड पॉसिबल ट्रांसनेशनल ग्रुप है। What are some policy solution? इसके अब देखेंगे अपन कुछ पॉलिसी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज और पोस्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टीपल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस मौजूद है। फर्स्ट इज टू बिल्ड अ डेडिकेटेड डिजिटल फोरेंसिक्स टीम्स, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म एनालिसिस, सर्वर फोरेंसिक्स और इफॉर्मल डेटा रिकवर करने के लिए मेमोरी डंपिंग में स्किल्ड टीमों को एस्टैब्लिश करना एंड एक्सपांड करना आवश्यक है। गवर्नमेंट को ऐसी यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्पेसिफिकली पोटेंशियल टेरर ट्रेडक्राफ्ट के E2EE प्लेटफॉर्म, एनोनिमाइजिंग सर्विसेज और VPN एग्जिट नोड्स के मिसयूज को मॉनिटर रखे। दूसरा, सेल्फ होस्टेड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। स्टेट को ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स तैयार करने की जरूरत है जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स होस्ट करने वाले प्राइवेट सर्वर्स को लॉफुल एक्सेस ऑब्लिगेशंस का कंप्लाई करने के लिए मैंडेट करते हो। साथ ही प्राइवेसी राइट्स का संतुलन भी बनाए रखते हो। स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड जुडिशियली सुपरवाइज्ड प्रोसेसेस के तहत लॉफुल इंटरसेप्शन को अनेबल करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के कोऑपरेशन को इंकरेज करने की आवश्यकता है। तीसरा, लीगल फ्रेमवर्क्स को एनहेंस करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए काउंटर टेररिज्म लॉज को अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि वे इनक्रिप्टेड डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन से उत्पन्न थ्रेट्स को एक्सप्लिसिटली रूप से एड्रेस कर सके। इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल डेट ड्रॉप डिटेक्शन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस और रिफाइन करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को शेयर्ड अकाउंट्स, ड्राफ्ट ओनली मेल बॉक्सेस एंड सिमिलर ट्रेड क्राफ्ट की तलाश करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। फोर्थ इज कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज देने की आवश्यकता है। यह फैक्ट कि सस्पेक्ट एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे इज डीपली कंसर्निंग। ऐसी इंस्टीट्यूशंस को रेडिकलाइजेशंस का अर्ली डिटेक्ट करने के लिए सपोर्ट की नीड है। हाईली एजुकेटेड रिक्रूट्स के लिए तैयार किए गए काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। प्रोफेशनल स्पेसेस, डॉक्टर्स, एकेडमिक्स में काम करने वाले मॉड्यूल अक्सर कम दिखाई देते हैं लेकिन अधिक टेक्निकल और आइडियोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन रख सकते हैं। एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अटैक की पॉसिबल ट्रांसनेशनल नेचर, इंक्रिप्टेड एप्स, प्राइवेट सर्वर्स,
क्रॉस बॉर्डर फंडिंग को देखते हुए स्टेट को फॉरेन इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन को और डीपन करना चाहिए। उसे टेक डिप्लोमेसी को भी इंकरेज करना चाहिए और उन देशों के साथ जुड़ना चाहिए जहां थीमा जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स बेस्ड है, ताकि टेरर केसेस से जुड़े सेल्फ होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर तक लॉफुल लेकिन प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग एक्सेस का पता लगाया जा सके। साथ ही मॉडर्न टेरर सेल्स कैसे ऑपरेट करते हैं इस बारे में पब्लिक को भी अवेयर करना जरूरी है। जैसे जैसे टेररिज्म एक डिजिटली अनेबल थ्रेट के रूप में इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्सेस को भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से आगे बढ़कर अडेप्ट करना होगा। इसमें निम्नलिखित जैसे कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे यह पहचाना कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज सोशल मीडिया इकोसिस्टम को किस प्रकार एक्सप्लॉइट करती है, उन कम्युनल फॉल्ट लाइंस की पहचान करना जो रिक्रूटमेंट को सक्षम बनाती है और उन नैरेटिव्स को काउंटर करना जो वायलेंस को लेजिटिमाइज करते हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को न केवल बंदूकधारी आतंकवादी बल्कि उसके पीछे छुपे एजुकेटेड, रिसोर्सफुल एंड ओपिनियंटेड नेटवर्क को समझने, न्यूट्रलाइज करने पर फोकस होना चाहिए। यह केवल एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है बल्कि एक सोशो साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। द चैलेंज लाइज नॉट ओनली इन आइडियोलॉजी बट इन इकोसिस्टम्स। टेररिज्म, फाइनेंस, नार्कोटिक्स, मीडिया एंड ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के माध्यम से बना रहता है। टेरर्स नेटवर्क इफेक्ट, ओवरग्राउंड वर्कर आइडियोलॉजी और वायलेंस के बीच की एक कड़ी है। इनसे निपटने के लिए प्रोएक्टिव डी रेडिकलाइजेशन और ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। काफ़ी लंबे समय तक हमने भारत में यह माना कि हमारे शहर आतंकवाद से बिल्कुल मुक्त हो गए, लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट के पास हुए एक्सप्लोजन ने अब इस कॉन्फिडेंस को एक चैलेंज दिया है, एक चुनौती दी है। ब्लास्ट से परे एक डीपर कंसर्न है कि वे साइलेंट नेटवर्क्स जो हिंसा के थमने के बाद भी बने रहते, जो हमें याद दिलाते हैं कि नेशंस विजिलेंस, सतर्कता अनब्रोकन और टूट लगने के बावजूद टेररिज्म अडेप्ट होता रहता है। टेररिज्म में म्यूटेट, लाइस लो और डिफरेंट फॉर्म्स में लौटने की प्रवृत्ति होती है। प्रेजेंट केस में चेतावनी सिर्फ एक्सप्लोजिव्स और राइफलों के बारे में नहीं है बल्कि इकोसिस्टम, सिंपैथाइजर्स, सहानुभूति रखने वालों, फंडर्स, फंडिंग करने वालों, लॉजिस्टिशियंस, रसद उपलब्ध कराने वालों और रेडिकलाइजर्स, कट्टरपंथ फैलाने वालों के इनविजिबल नेटवर्क्स जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर OGW के नाम से जाना जाता है के बारे में। ये नेटवर्क एक्सट्रीमिस्ट की लो को तब भी जीवित रखते हैं जब गन विल्डिंग टेररिस्ट, बंदूकधारी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका होता है। लर्किंग इन प्लेन साइट, पिछले एक दशक में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट की संख्या को कई हजारों यानी सेवरल थाउजेंड से घटाकर मुश्किल से 100 तक पहुंचा दिया है। इन्फिल्ट्रेशन रूट्स अंडर कंट्रोल है, लेकिन OGW ओवरग्राउंड नेटवर्क्स फलते फूलते रहते हैं। वे सेफ हाउसेज, फंडिंग, प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजी व वायलेंस के बीच वाइटल लिंक प्रोवाइड करते हैं। रेड फोर्ट इंसिडेंट और दिल्ली व फरीदाबाद में रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स की हालिया गिरफ्तारियों ने इस बात पर रोशनी डाली है कि अर्बन ओवरग्राउंड वर्कर्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, एजुकेटेड, डिजिटली कनेक्टेड एंड आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड। एक मिलिटेंट से अलग जो बंदूक दिखाता है, ओवरग्राउंड वर्कर रिस्पेक्टेबिलिटी को आर्मर के रूप में पहनता है। एक स्टूडेंट, एक ट्रेडर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी। हम देखते हैं लेसन्स फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया ने पहले भी ऐसे इनविजिबल थ्रेट्स का सामना किया है। इनका काउंटर करने के लिए कोअर्सिव और कंसिलिएटरी के बीच एक कैलिब्रेटेड बैलेंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम्युनिटी आउटरीच, इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड पॉलिटिकल डायलॉग को अपनाने की नीड है। इससे सबक स्पष्ट है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सोशल लेजिटिमेसी की आवश्यकता होती है। IRA के ओवरग्राउंड नेटवर्क केवल अरेस्ट से नहीं बल्कि कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव और पीस में स्टेक देकर कमजोर हुए। सिंगापुर में सरकार ने रिलीजियस रिहेबिलिटेशन ग्रुप RRG बनाया, मॉडरेट इस्लामिक स्कॉलर्स का एक बॉडी जो डिटेनीज को स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शंस लेबर कैंप्स में युवाओं के साथ जुड़ा, थियोलॉजिकल काउंसलिंग प्रदान की और एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशंस को डीकंस्ट्रक्ट किया। इस मॉडल की ब्रिलियंस इसकी लेजिटिमेसी में निहित थी। संदेह क्लेरिक्स से आया, स्टेट से नहीं। सिंगापुर की सफलता कोऑर्सिव कंट्रोल के बजाय कम्युनिटी क्रेडिबिलिटी पर निर्मित प्रिवेंटिव डी रेडिकलाइजेशन की पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। सऊदी अरब और UAE डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स चलाते हैं, कंबाइनिंग थेरेपी, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। क्राइम के बजाय साइकोलॉजिकल एक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंडोनेशिया का BNPT पॉलिसिंग, एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप्स को इंटीग्रेट करके आसानी से एक्सट्रीमिज्म की चपेट में आए यूथ को, यंग माइंड्स को वापस रिक्लेम करता है। भारत इन मॉडलों से सीख सकता है। ये सभी इकोसिस्टम को समझने, क्रेडिबल कम्युनिटी
वॉइसेस को इंगेज करने और सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि आइडियोलॉजी से निपटने में नहीं थे। द जेन-ज़ी वेरिएबल, रेडिकलाइजेशंस की नई लहर जनरेशन जेड की डिजिटली साइकोलॉजिकली द्वारा शेप की गई है। अर्बन कनेक्टेड एंड रेस्टलेस, कई यंग इंडियंस एल्गोरिदम इको चैम्बर्स में रहते हैं। ग्रीवेंसेस को और बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और आउटरीच यानी आक्रोश के माध्यम से बिलोंगिंग, अपनेपन का वादा किया जाता है। रिक्रूट करने वाले इस एलिनेशन का फायदा उठाते हैं, ग्लोबल एंड लोकल नैरेटिव्स को धुंधला कर देते हैं। अर्लियर जनरेशंस के विपरीत यह समूह यानी जेन-ज़ी कॉन्फ्लिक्ट को डिजिटली रूप से अनुभव करता है। गाजा, बगदाद को इंस्टेंटली और इमोशनली रूप से कंज्यूम करना, एम्पैथी को एक्सट्रीमिज्म में बदलना। भारत को डिजिटल काउंटर रेडिकलाइजेशंस की आवश्यकता है। आइडियोलॉजिकल स्पेस में क्रेडिबल कंपटीशन के साथ इसकी एंटीडोट काउंटर वॉइस में निहित है। मॉडरेट स्कॉलर्स, यूथ आइकन्स, एजुकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो यूथ की लैंग्वेज बोलते हैं, आज की नेशनल सिक्योरिटी में सोसाइटी के कम्युनिकेटर्स की को-ओन्ड होनी चाहिए। पॉलिसी पाथ फॉर इंडिया, भारत के काउंटर टेरर स्ट्रेटजी के नेक्स्ट फेज को कंटेनमेंट से प्रिवेंशन की ओर शिफ्ट होना चाहिए। 3 स्टेप्स कैन एंकर दिस शिफ्ट। पहला, OGW नेटवर्क को एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके मैपिंग, फाइनेंशियल ट्रेसिंग और डिसरप्शन को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जितनी जोरदार तरीके से अंजाम दिया जाए। एक राष्ट्रीय OGW एनालिसिस सेंटर जो NIA, IB और राज्य ATS इकाइयों को इंटीग्रेट करे, यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर सकता है। दूसरा, रेडिकलिज्म का मुकाबला सस्पिशन से नहीं बल्कि इंक्लूजन के माध्यम से किया जा सकता है। मॉडरेट क्लर्गी, NGOs, एजुकेटर्स एंड ट्रस्टेड कम्युनिटी लीडर्स को शामिल करके, जैसा कि सिंगापुर मॉडल प्रदर्शित करता है, शो करता है। तीसरा, आइडियोलॉजिकल वेब्स में फंसे इनप्रिजनेबल यूथ के लिए स्ट्रक्चर्ड रिहेबिलिटेशन पाइपलाइंस महत्वपूर्ण है। काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड री इंटीग्रेशन इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि केवल प्यूनिटिव एक्शन एक ऐसे विचार को बुझा नहीं सकती जो ग्रीवेंस और डिस्टोर्टेड बिलीफ द्वारा बनाए रखा जाता है। साइमल्टेनियसली हमें रेडिकलाइजेशंस का साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना चाहिए। भारत को इंटरडिसिप्लिनरी वर्क की आवश्यकता है जो साइकोलॉजी, थियोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस को मिलाता हूं, क्योंकि लड़ाई उतनी ही इंटेलेक्चुअल है जितनी कि ऑपरेशनल। फ्रॉम कंटेनमेंट टू कॉम्प्रिहेंशन, कश्मीर में टेररिज्म को कंटेन करने में भारत की सफलता तब कोई मायने नहीं रखेगी यदि ओवरग्राउंड इकोसिस्टम को नेशन वाइड रूप से यानी नेशन में फैलने दिया जाए। ओवरग्राउंड वर्कर आइडियोलॉजी और वायलेंस, डिसअफेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन के बीच की कनेक्टिविटी इशू है। इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल अरेस्ट की नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है कि नेटवर्क कैसे ऑपरेट करते हैं, आइडियाज कैसे ट्रेवल करते हैं और कम्युनिटीज अपनी खुद की नैरेटिव्स को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। टेररिज्म ग्रीवेंसेस से पनपता है और ग्रीवेंसेस का समाधान उतनी ही बुद्धिमत्ता से करना चाहिए जितनी दृढ़ता से उनका सामना किया जाता है। एम्पैथी और दूरदर्शिता से निर्देशित होने पर भारत का प्लूरलिज्म एक्सट्रीमिज्म के लिए एक नेचुरल एंटीडोट प्रदान करता है। रेड फोर्ट ब्लास्ट हमें याद दिलाता है कि आज का आतंकवाद साइकोलॉजिकल है, ज्योग्राफिकल नहीं। घाटी में गन साइलेंस हो सकती है, फिर भी रेडिकलिज्म की फुसफुसाहट सिटीज और ऑनलाइन गूंजती है। अवेयरनेस, डायलॉग एंड इंक्लूजन के माध्यम से उन फुसफुसाहटों को न्यूट्रलाइज करना आने वाले वर्षों में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को परिभाषित करेगा। भारत ने इनमें से कहीं पर अंकुश लगाया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फंडिंग और क्रॉस बॉर्डर फंड्स पर कार्रवाई ने रिसोर्सेज को चोक कर दिया है, घटा दिया है। फिर भी प्रीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स के आइडियोलॉजिकल नेटवर्क एक ग्रे जोन बने हुए जो रिलीजियस एक्सप्रेशन की थिन लीगलिटी के भीतर काम करते हैं और वल्नरेबल माइंड्स को धीरे धीरे शेप देने के लिए सरमन्स यानी उपदेशों और सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अर्बन रेडिकलाइजेशन को बॉर्डर पास से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं होती है, यह लोकली ग्रो होता है, ऑफन थ्रू ग्रीवेंसेज, नैरेटिव्स एम्पलीफाइड, ऑनलाइन फेथ बेस्ड ग्रीवेंस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड ऑनलाइन प्रोपोगेंडा का कन्वर्जेंस डी रेडिकलाइजेशन को अत्यंत कॉम्प्लेक्स बना देता है। बुलेट्स एंड बैरिकेड्स कैन नॉट पीनेट्रेट आइडियाज, इसके लिए एक ड्यूल अप्रोच की आवश्यकता है। मॉनिटर एंड प्री एम्प्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी और हील एंड परसुएट करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें मॉडरेट एंड नेशनलिस्ट क्लर्जी की भूमिका इनवैल्यूएबल है। टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजिव्स का पता लगा सकती है, लेकिन केवल सोशल रेजिलियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, डिजिटल लिटरेसी एंड इंक्लूसिव डायलॉग के माध्यम से ही मन को एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ सचमुच इम्यूनाइज कर सकती है।
लेसन इज सिंपल बट अर्जेंट। आतंक एक्सक्लूजन से पनपता है। इसके अपील का जवाब इंक्लूजन, डायलॉग एंड अपॉर्चुनिटी में निहित है। किसी भी कम्युनिटी को टारगेटेड फील नहीं होना चाहिए, किसी भी फेथ को गिरा हुआ नहीं महसूस करना चाहिए। इंडियाज प्लूरलिज्म इज इट्स अल्टीमेट शील्ड। अब देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। रेड फोर्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात का उदाहरण है कि मॉडर्न टेररिस्ट मॉड्यूल्स रेपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। वे अब केवल ब्रूट फोर्स या मास प्रोपेगेंडा पर निर्भर नहीं रह गए हैं, वे एडवांस्ड डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट को ट्रेडिशनल रेडिकलाइजेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। यह डेवलपमेंट्स डिजिटल एज में एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर में एकेडमिक इंसाइट्स के साथ बहुत मेल खाते हैं। जैसे जैसे वायलेंट एक्टर्स टेक्निकली अधिक इफिशिएंट होते जा रहे हैं, स्टेट्स को भी अडेप्ट करना चाहिए, न केवल ब्रूट फोर्स कैपेसिटी को मजबूत करके बल्कि सोफिस्टिकेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंटेलिजेंस, साइबर फोरेंसिक्स एंड लीगल टूल्स को कल्टीवेट करके। फॉर इंडिया एंड डेमोक्रेसीज ग्लोबली यह केस एक सोबरिंग रिमाइंडर है कि काउंटर टेररिज्म में जो नेक्स्ट फ्रंटियर है वह केवल फिजिकल टेरेन पर ही नहीं बल्कि एनक्रिप्टेड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड डीपली प्राइवेट डिजिटल स्पेसेस में भी। यदि हमें अपने सिटीज़ को और सोसाइटीज़ को सेफगार्ड करना है तो हमें इस थ्रेट का मुकाबला न केवल स्ट्रीट्स और बॉर्डर्स पर बल्कि सर्वर्स और कोड में भी करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।